वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 20 जून 2025 के करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में 3,000 रुपये की कीमत वाला फास्ट टैग आधारित वार्षिक पास कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 2025 को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को निर्बाध और लागत प्रभावी यात्रा को सक्षम करने के लिए 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च करेगी। अभी देखते हैं इस योजना का विशेषता क्या है। तो ये फिक्स्ड लागत होगा, यानी कि 1 साल के लिए आपको 3,000 रुपये का पे करना होगा। ये केवल निजी वाहन के लिए है, ठीक है। इसको कमर्शियल के लिए अभी ये लागू नहीं किया जाएगा। इसकी जो अवधि होगी 1 वर्ष होगी, या फिर आपको 200 यात्राएं होंगी। अगर आप 1 साल के अंदर 200 से ज़्यादा यात्राएं करती हैं तो आपको 200 यात्रा ही फ्री होगी, बाकी के फिर आपको पे करना होगा। या फिर अगर 200 यात्रा आप नहीं कर पाते हैं तो आपको ये 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। इनमें से जो पहले पूरा हो जाए वही मान्य होगा। बात कर लीजिए पात्र वाहन की, तो ये केवल गैर व्यावसायिक 4 पहिया वाहन जिसमें कि कार, जीप, वैन आते हैं, इन्हीं सब पर ये लागू होगा। बात की जाए कवरेज की, तो ये भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ये वैलिड होगा। टोल कटौती की बात कर ली जाए तो 200 ट्रिप तक कोई टोल नहीं कटेगा। 200 ट्रिप के बाद आपको फिर वो पे करना पड़ेगा, या फिर अलग से आपको फिर पास बनवाना पड़ेगा। राजमार्ग यात्रा ऐप NHAI और मोर्स के वेबसाइटों के माध्यम से इसे एक्टिव किया जा सकता है, सक्रिय किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नियमित यात्रियों के लिए टोल भुगतान को थोड़ा आसान बनाना, 60 किलोमीटर की दूरी में स्थित टोल प्लाजा को लेकर विवादों को कम करना। जो टोल प्लाजा के आसपास के गांव के लोग होते हैं, एरिया के लोग होते हैं, उनकी ये शिकायत होती है कि हम तो भैया लोकल हैं, हम पैसा क्यों दें। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगा, ताकि आप एक बार पास बना लीजिए और आप 1 साल तक आप आ जा सकते हैं आप बिना रोक टोक का, ठीक है। लागत में पारदर्शिता लाने के लिए, उसके साथ साथ डिजिटल और संपर्क रहित टोलिंग को बढ़ावा देने के लिए, भीड़ भाड़ और नकद लेन देन को समाप्त करने के लिए ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, जून 2025 में ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के कौन सा अभियान जो चलाया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन सिंधु। ईरान के लोगों को निकालने के लिए, अभी वहाँ की जो स्थिति है, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ चुका है, तो इस सिचुएशन में वहाँ से जितने भी भारतीय हैं सबको निकालने का काम किया जा रहा है। तो उस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंधु। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। भारत ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। वहीं ईरान से भारत लाए जा रहे छात्रों का पहला जत्था 19 जून को सुबह दिल्ली पहुंच चुका है, जिसमें 100 से ज़्यादा छात्र शामिल हैं। ईरान के अलग अलग शहरों में भारतीय छात्र आर्मेनिया से लगे नौरदुज बॉर्डर पहुंचे। ये कहाँ पहुंचे? नौरदुज बॉर्डर पहुंचे। यहाँ से इन्हें बस से आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट लाया गया। यही येरेवन एयरपोर्ट से इन छात्रों को डायरेक्ट दिल्ली हवाई रूट से लाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी एयरपोर्ट से लाया गया है? येरेवन, जो कि आर्मेनिया का एयरपोर्ट है। ईरान का बॉर्डर 7 देशों के साथ लगता है, जिसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक है। इसके अलावा समुद्री सीमा जो है ओमान के साथ ये साझा करता है। आर्मेनिया के साथ बॉर्डर ईरान के प्रमुख शहरों से कम दूरी है। ये जो आर्मेनिया है, इसका जो बॉर्डर है ईरान से, जो भी मेन सिटीज है वहाँ से सबसे नज़दीक में है, इसीलिए इसी बॉर्डर के माध्यम से सबको आर्मेनिया लाया गया। और दूसरी बात यह है कि आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, जिससे वहाँ से थोड़ा सा कोऑपरेट मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, और इससे थोड़ा सा ये ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सुलभता से इसको सफलतापूर्वक कर लिया जाता है। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते भी हैं, भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा समझौते भी हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत और आर्मेनिया के अच्छे संबंध है, जिससे ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च करना थोड़ा सा आसान हो गया और सुलभ हो गया।
जिससे वहाँ सभी सभी भारतीयों को थोड़ा आसान तरीके से इंडिया वापस लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य कैबिनेट ने किन शहरों में हवाई अड्डे विकसित करने का फैसला जून 2025 में किया है? तो ये है मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी नाम इसमें शामिल हैं, इसलिए हमारा विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अनुसार मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इससे पहले भागलपुर और राजगीर में भी हवाई अड्डों का प्रस्ताव का मंजूरी दी जा चुकी है पहले। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? तो इनका नाम है दोस्तों पार्वती तिर्की। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये जो अवार्ड दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है? फिर उगना, ये कविता का एक पुस्तक है, इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर उगना पार्वती तिर्की का पहला काव्य कृति है। यह वर्ष 2023 में राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। इस संग्रह की कविताएं सरल, सच्ची और संवेदनशील भाषा में लिखी गई हैं। पार्वती तिर्की झारखंड के गुमला जिले के रहने वाली हैं, जो कि कुडुख आदिवासी समुदाय से आती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जिसे साहित्य अकादमी, भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में से तथा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता के सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। पुरस्कार में विजेता को 50,000 रुपए और ताम्रपत्र दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? माधव कौशिक हैं। कौन है? माधव कौशिक। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की सूची भी मैंने दे दिया है, इसको आप लोग देख लेंगे। अंग्रेजी में अद्वैत कोटारी को मिला है, हिंदी में पार्वती तिर्की को मिला है, संस्कृत में धीरज कुमार पांडे को मिला है, मैथिली में नेहा झा मनी को मिला है, असमिया में मिला है सुप्रकाश भूयान को, बंगाली में मिला है सुदेशना मोइत्रा को, बोडो में मिला है अमर खुंगुर बोरो को। तो ये आपको मैंने लिस्ट दे दिया है सारे के सारे, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इस लेखक को देने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर है सुशील शुक्ल। किसको दिया जाएगा? सुशील शुक्ल को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अवार्ड दिया गया है ये दिया है 1/12 एक लघु लघु कथा का संग्रह है, इसी के लिए ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। इसमें विजेता को 50,000 रुपए और ताम्रपत्र दिए जाएंगे। सुशील शुक्ल जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुशील शुक्ल बाल साहित्य के क्षेत्र में लगभग 2.5 दशकों से काम कर रहे हैं। वह प्लूटो और साइकिल जैसे बाल पत्रिकाओं का संपादक भी है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। और ये साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार का ये लिस्ट है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। अंग्रेजी में मिला है नितिन कुशलप्पा को, हिंदी में मिला है सुशील शुक्ल को, संस्कृत में मिला है प्रीति पुजारा को, मैथिली में मिला है मुन्नी कामत को, असमिया में मिला है सुरेंद्र मोहन दास को, बांग्ला में मिला है त्रिविध कुमार चट्टोपाध्याय को, बोडो में मिला है विनय कुमार ब्रह्मा को, गुजराती में मिला है कीर्तिदा ब्रह्मभट्ट को, कन्नड़ में मिला है के शिवलिंगा हंडीहल को, कश्मीरी में मिला है इजहार मुबासिर को। तो ये लिस्ट आपको दे दिया गया है, ये आप एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है, स्माइल योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये है दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य हाशिए पर पड़े लोगों की मदद करना है। इस समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्ति शामिल हैं।
तो जो समाज में थोड़ा-सा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो हाशिए से थोड़ा अलग हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई है ताकि उनको भी थोड़ा-सा मुख्य धारा में लाया जाए, ठीक है? स्माइल योजना इन समूहों को निम्नलिखित क्षेत्रों में अपना उद्यम स्थापित करने में सहायता करेगी। ये जो योजना लाई गई है, ये जो समाज से थोड़ा-सा मुख्य धारा से अलग हाशिए पे चले गए हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा-सा ये मदद करती है और इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है, उनको थोड़ा-सा काम सिखाती है, ताकि उनका जीवन भी अच्छे से गुज़र हो सके। तो ये मदद करेंगे आपको कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में, हस्तशिल्प में, हथकरघा में, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम में, पर्यटन और आतिथ्य में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में, इन सब चीज़ों की मदद करके इनका थोड़ा-सा इन सब चीज़ों की प्रशिक्षण एक तरह से दी जाएगी, जिससे वो इन कार्यों को कर सकें और अपना कुछ धन अर्जन का व्यवस्था कर सकें, जीवन यापन कर सकें। व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी। यह प्रशिक्षण एनएसएफडीसी और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में उद्यमिता विकास, विपणन और योजना शामिल होगी। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हाशिए पे पड़े लोग हैं समाज के, उनको थोड़ा-सा प्रशिक्षित करें, उनको थोड़ा कौशल कौशल प्रशिक्षित करें, यानी कि थोड़ा-सा उनमें कुछ काम को सिखाएँ, जिससे वो अपना काम कर सकें और आगे का जीवन यापन कर सकें। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े लोगों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल सुधार प्रदान करना, व्यवसाय व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये आपको प्रशिक्षण भी देंगे और साथ में साथ वित्तीय सहायता भी देंगे। हाशिए पे पड़े समूहों को टिकाऊ विकल्प देना, मतलब ऐसा विकल्प देना ताकि वो जीवन यापन कर सके। यह सुनिश्चित करना कि समाज हाशिए पर पड़े व्यवसायों के प्रति अधिक समावेशी हो। अगला अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर का रियासी जिला श्रीनगर के बाद स्माइल योजना लागू करने वाला दूसरा जिला बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्माइल योजना लागू करने वाला पहला जिला कौन सा था? तो ये था श्रीनगर। दूसरा जो जिला है वो रियासी रियासी जिला है, ये स्माइल योजना को लागू करने वाला दूसरा जिला है। अगला प्रश्न है, सीपरी ईयरबुक 2025 के अनुसार किन दो देशों के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिपरी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिपरी की 2025 की वार्षिक पुस्तिका के अनुसार 1 जनवरी 2025 तक 9 देशों के पास 12,241 परमाणु हथियार हैं। ये देश कौन कौन से हैं? तो ये हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। रूस के पास 5,459 हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,177 है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा किसके पास है? वे है रसिया के पास। इन दोनों को मिलाकर वैश्विक भंडार का लगभग 90% है। जो 90% है इन दो देशों के पास ही है। इसके अलावा चीन के पास कितने हैं? 600 है। फ्रांस के पास 290, यूनाइटेड किंगडम के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास 50 हथियार है। कुल हथियारों में से 9,614 हथियार सैन्य भंडार में है, जबकि 3,912 मिसाइलों या विमानों में ये तैनात हैं। अगला प्रश्न है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? ये खोला है दोस्तों हैदराबाद में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में खोला है। गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जिसे का शुभारंभ 17 जून को दिल्ली के
तकनीकी दिग्गज गूगल के भारत के एआई संचालित कायाकल्प के लिए सुरक्षा चार्टर के अनावरण के साथ हुआ। तो कब हुआ? ये 17 जून को दिल्ली में हुआ। मुख्य रूप से आपको इसमें मेन पॉइंट यही याद रखना है, ये कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद नाम आपको याद रखना है। यहीं पे गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। अगला प्रश्न है, भारत को हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71वां। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में 71वें स्थान पर रहा है। भारत पिछले वर्ष की तुलना में 8 स्थान गिरकर 71वें स्थान पर चला गया है। फिर भी बड़े देशों में सबसे अधिक प्रगति करने वालों में शामिल है। हालांकि ऊर्जा दक्षता और निवेश क्षमता में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है। सबसे नंबर 1 पे कौन सा रहा है? तो ये रहा है स्वीडन। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कितने देशों के बीच का डाटा कलेक्ट किया गया है? तो 118 देशों के। उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन है? स्वीडन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फिनलैंड है, तीसरे नंबर पे डेनमार्क, चौथे नंबर पे नॉर्वे और पांचवें नंबर पे स्विट्जरलैंड है। ये टॉप 5 के देश हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको टॉप 5 तो याद रखना ही है, साथ साथ भारत का स्थान याद रखना है। ये 71वां स्थान पे है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में। तो आज का करंट अफेयर का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो इसको जरूर आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली बार हमारे क्लास को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।